Good morning student. Today I will teach you physical education unit first and second revision. तो आज हम लोग यूनिट फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन करेंगे। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की क्या प्लानिंग है। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग ऑफ राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोसीड्यूर टू ड्रॉ फिक्सर, नॉकआउट बाय सीडिंग एंड लीग स्ट्रेकेस एंड साइक्लिक। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स के प्लानिंग क्या है और इसकी मीनिंग क्या है। तो जो हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग है, हम जो पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग, तो हम पढ़ेंगे प्लानिंग की योजना क्या होती है। प्लानिंग इज़ अ प्रेडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल। प्लानिंग इज़ यूजली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस टू डेवलप अ strategy to achieve desired objectives, to solve problem and to facilities and actions। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ये है, योजना का अर्थ ये है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई का एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम है। मतलब हमें अपना जो लक्ष्य प्राप्त करना है कि हमारा कोई भी मैच है उसमें हमें जीतना है, तो उससे पहले हमें एक योजना बनानी पड़ती है। तो योजना को आमतौर पर वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति के रूप में व्याख्या की जाती है। मतलब योजना बनाना, एक रणनीति करना, कोई भी मैच से पहले या कोई भी काम से पहले हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, एक रणनीति बना रहे हैं, तो वो हमारी समस्याओं को हल करने और कार्यों को सुविधाजनक बनाए रखने के लिए बहुत मदद करती है। कि यदि हम बिना प्लानिंग के कोई भी काम करेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी काम हो, बिना प्लानिंग के कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग है वो है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमिडिएटली। मतलब अनावश्यक जो हमारा दबाव है उसको कम करती है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देंगे कि आपको कहीं जाना है और आपको एकदम पता चला आपको जाना है और आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है, और तो आपका एक माइंड में प्रेशर आएगा कि अब आपको पैकिंग करनी है, आपको टिकट्स करने हैं, आप कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो आपके माइंड में प्रेशर आएगा। बट अगर आपको पहले से आपने प्लान करा है सब कुछ कि मेरे को कल यहाँ ऐसे जाना है, इस तरीके से जाना है, आपका लगेज पैक है, आपने सामान अच्छे से रखा हुआ है, तो आपके माइंड में प्रेशर नहीं आएगा। टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। मतलब आपका गुड कंट्रोल रहेगा आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ पर, कोई भी काम पर, सभी गतिविधियों पर अच्छा आपका एक नियंत्रण रहेगा। टू फैसिलिटीज़ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मतलब उचित समन्वय की सुविधा आपके पास रहेगी, जो आपकी फैसिलिटीज़ है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहेगी। टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। मतलब आपका गलती करने का चांस बिल्कुल कम होगा। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। मतलब आपकी जो दक्षता है उसको बढ़ावा मिलेगा। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। रचनात्मक बढ़ाने के लिए, मतलब आप कोई भी आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं उसको आपको करने के लिए, मतलब आपने अगर प्लानिंग करी है तो आपको इंक्रीज़ मिलेगा, आपके पास टाइम भी होगा, आप ठीक टाइम में सब कुछ कर सकते हैं। टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस। आपका जो प्रदर्शन, मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी वृद्धि होगी, मतलब बढ़ेगा। जैसे आपको कुछ परफॉर्म करना है, आपने पहले से प्लानिंग करी है, आपने पहले से तैयारी करी है, तो आप औरों के मुताबिक अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें भी सहायता मिलेगी। उसके बाद आता है आपका वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमारी जो कमिटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसमें हम आपको बताएंगे। पहली हमारी कमेटी द पब्लिसिटी। मतलब जो हमारे फर्स्ट है वो है कमेटी फॉर पब्लिसिटी, मतलब प्रचार के लिए समिति। मतलब
पहली समिति हमारी वो होती है जो प्रचार करती है, मतलब या कोई भी गेम्स है या कुछ भी है तो उसका प्रचार करना, लोगों को उसके बारे में बताना। फिर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी हमारी होती है परिवहन समिति। हम कहीं गेम्स में भी जा रहे हैं तो हमारी एक अलग गाड़ी होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मैचेस में जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी एक अलग गाड़ी में जाते हैं, उनके पास एक उनका ट्रांसपोर्ट अपना होता है, तो एक हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है। फिर होती है बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग समिति जो होती है वो ये होती है कि मतलब जो कोई आएगा उसको कहाँ रहना है, किस तरीके से रहना है कहाँ नहीं है, वो सब एक कमेटी डिसाइड करती है। डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी, मतलब सजावट और समारोह समिति भी होती है। जैसे कोई भी गेम्स की जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले ओपनिंग होती है, जिसमें जो सजावट और डेकोरेशन की कमेटी होती है वो पूरा अच्छे से सजावट करके रखती है कि जो भी प्लेयर्स होंगे, कोई भी लोग होंगे तो वो आराम से आएंगे। पहले उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसमें जो कार्य करती है वो डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी करती है। फिर होती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, मतलब ग्राउंड और उपकरण समिति। मतलब जो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी होती है उनके ऊपर ही पूरा जिम्मा होता है कि उन्हें ग्राउंड कैसे तैयार करना है, जो इक्विपमेंट है, सामान लगेंगे वो क्या है, कैसे हैं, तो ये सब उनके ऊपर जिम्मा होता है। उसके बाद आती है हमारी रिफ़्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी। मतलब रिफ़्रेशमेंट मतलब होता है जो लोगों को खाने के लिए क्या चीज़ें देनी है, क्या नहीं देनी है, और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स आ रहे हैं उनके लिए क्या रिफ़्रेशमेंट है, उनके लिए खाने की क्या व्यवस्था है, वो सब वो कमेटी देखेगी। उसके बाद हमारी आती है रिसेप्शन कमेटी। तो जो हमारी रिसेप्शन कमेटी होती है वो होती है जिसमें मतलब जहाँ पे हम जाके पूछ सकते हैं, जो हमें बताएगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पे मैचेस है, कहाँ पे नहीं है, तो वो हमारी एक रिसेप्शन कमेटी है। फिर आता है कमेटी ऑन एंट्रीज़ एंड प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये है प्रवेश और कार्यक्रमों पर समिति। मतलब जहाँ पे हम लोग जाएंगे, अपनी एंट्री कराएंगे कि हम लोग इस जगह से आए हैं, ये हमारी एंट्री है, और वो आपको बताएंगे कि प्रोग्राम मतलब जो आपकी गेम्स है या कुछ भी है वो कब कब किस टाइमिंग में है, तो ये कमेटी होती है जो उसका ध्यान रखती है। फिर आती है कमेटी फॉर ऑफिशियल, अधिकारियों के लिए समिति। मतलब ऑफिशियल मतलब जो लोग वहाँ पे आए हैं, जो मैच ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा जिम्मा है, वो होती है कमेटी फॉर ऑफिशियल। उसके बाद आती है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी वो होती है जो किसी भी चीज़ का अनाउंसमेंट करती है कि जैसे मैच कब होना है, कब नहीं होना है, कितने बजे से स्टार्ट है, कहाँ पे होगा, वो सब अनाउंसमेंट कमेटी होती है। फिर होती है हमारी फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को खेलते वक्त अगर कोई भी चोट लगती है, किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है, तो फर्स्ट एड कमेटी जो होती है उसमें कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो एकदम अवेलेबल होते हैं किसी भी प्लेयर्स या किसी के भी लिए एकदम उसको फर्स्ट एड मतलब उपलब्ध कराने के लिए, उसको एकदम उपचार उपलब्ध कराने के लिए। उसके बाद हमारा जो ये हमारा अब सेकेंड यूनिट है, तो इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड मिक्रो न्यूट्रिशन। तो इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, intake of edibles which can provide all the essential constituents necessary for growth and maintenance of the body। उसके बाद आएगा a diet which consists of all the essential food constituents with protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water in correct proportion। उसके बाद हमारी जो आएगी वो आएगी एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मीनिंग है बैलेंस डाइट, मतलब बैलेंस डाइट क्या होता है, इनटेक ऑफ एबिटिव्स विच कैन प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। मतलब हमें वो खाना है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। नेसेसरी ये नहीं कि हम खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी को मतलब इफ़ेक्ट ना देके हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही है। हमें ऐसी डाइट नहीं लेनी है, हमें अच्छी डाइट लेनी है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखे और हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाए और हमारी बॉडी में अच्छे विटामिन्स को पैदा करें। और दूसरा है आ डाइट विच कॉन्सिस्टेंट्स ऑफ ऑल एसेंशियल फूड
कंस्टिट्यूशन विथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब जो हमारी डाइट हो उसमें फ़ैट भी एक लिमिटेड मात्रा में हो, प्रोटीन भी लिमिटेड मात्रा में हो। ऐसा ना हो प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट कम हो, या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स कम हो गए हैं। मतलब जितना भी कुछ है वो सब एक करेक्ट प्रपोर्शन, मतलब एक करेक्ट मात्रा में हो कि सब कुछ बराबर है। तो हमारा जो बैलेंस डाइट है, अगर उसमें सब कुछ बराबर रहेगा, जैसे फ़ैट उतना रहेगा जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, विटामिन उतना रहेगा जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगी। एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट। मतलब हर किसी को मतलब सेम टाइप ऑफ डाइट नहीं होती है, सबकी डाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, सबका एक अपना अपना हिसाब होता है। तो एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट। उसको मतलब सेम टाइप ऑफ डाइट हर किसी को हम नहीं कर सकते। तो मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट यही है कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए जो हमारी बॉडी को अच्छा रखे और हमारी बॉडी को फिट रखे। उसके बाद आता है हमारा मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा जो मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन है वो है द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। मतलब जो हमारा फूड है उसका साइंस क्या है। साइंस का मतलब होता है कि उस फूड में कितना न्यूट्रिशन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, और उसका फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, और उसका हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ, मतलब उस फूड का क्या साइंस है और उसका हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। डील्स विद द डायनामिक प्रोसेस इन विच द फूड कंज्यूम्ड इन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर absorbed, distributed to the tissues for the utilization and wastes are disposed of the body। इसका मतलब यह है जो डायनेमिक प्रक्रिया है उसका ये संबंध है कि भोजन जिसमें हम अब खाएंगे, खाया हुआ भोजन जो है हमारा वो पच जाता है, मतलब जो हमने खाया है वो पच गया है, पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी को चाहिए हमारे खाने से वो हमारी बॉडी को मिल गए हैं, उपयोग के लिए ऊतकों को वितरित किए जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी को जो चाहिए हमारी बॉडी ने ले लिया, और जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमारी बॉडी ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद है हमारा मिनरल्स आता है। तो जो हमारे मिनरल्स है वो है वेरी एसेंशियल इन अवर डाइट। खनिज बहुत आवश्यक है हमारे आहार के लिए। 4% ऑफ बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल। मतलब हमारा जो 4% बॉडी का वेट है वो मिनरल से बना हुआ है, जो हमारा वजन है। रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी टीथ, बोन्स, मसल्स। मतलब हमारी टीथ, मसल्स, बोन्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट्स एट्सेट्रा। 0.1 ग्राम ऑफ मैक्रो मिनरल्स रिक्वायर्ड डे। 0.1 ग्राम ऑफ मैक्रो मिनरल्स रिक्वायर्ड अ डे। इसका मतलब आपको मैं पूरा ठीक से समझाती हूँ कि जो खनिज होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, मतलब जो मिनरल्स होता है। उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसको 4% मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है। स्वस्थ दांतों, हड्डियों, मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। और जो हमारी तंत्रिका आवेगों का संरक्षण होता है, मतलब जो हमारे हार्मोन का निर्माण होता है, हृदय की धड़कन का जो होती है वो रख रखाव करते हैं। और जो मैक्रो खनिज होता है वो 0.1 ग्राम हमें आवश्यकता होती है दिन में। और जो मैक्रो मिनरल्स होता है उसका 0.01 ग्राम हमें सूक्ष्म खनिज मतलब माइक्रो मिनरल्स को हमारे एक दिन में उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारे आते हैं विटामिन्स। तो हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो विटामिन्स हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप अवर बॉडी हेल्थी। एब्सेंस ऑफ विटामिन इन डाइट कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज। फैट soluble vitamins are composed of carbon, hydrogen and oxygen. Water soluble vitamin contain nitrogen and sulfur। इसका मतलब ये है
कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक मतलब होते हैं, जो हमारे आहार होते हैं जो हमने घर पे बनाए हैं, मतलब घर पे जैसे ऑर्गेनिक मतलब जिसमें मिलावट नहीं होती, वो उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिकल रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल है अगर वो हमें बहुत कम मात्रा में भी मिलेंगे तो उससे हमें आवश्यक जो हमारे विटामिन है वो सब मिल जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी को जो हमसे अमाउंट चाहिए वो सब मिल जाएगा। एब्सेंस ऑफ विटामिन इन डाइट कॉजेज डेफिशिएंसी इन डिजीज़, मतलब यह आहार में विटामिन की कमी से हमें जो है वो ग्लासपोट जो रोग होता है वो हो सकता है। उसके बाद जो हमारा फैट है, फैट सोल्यूबल विटामिन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वसा घुलनशील विटामिन कार्बन से बने होते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में घुलनशील विटामिन में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। मतलब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर, मतलब जो पानी में घुलनशील होते हैं उसमें विटामिन में नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, मतलब न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या हैं। तो उसका मतलब ये है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज बी, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट डस नॉट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड फाइबर और रुघागी, प्रोवाइड वाटर, फ्लेवर एंड कलर। इसका मतलब यह है जो आहार के पोषक और गैर पोषक तत्व हैं वो आहार के पोषक तत्व से हमें कैलोरी प्रदान होती है, आहार के गैर पोषक जो हमारे तत्व होते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। फाइबर या रुगेंगी जो होता है उससे हमें प्रोवाइड वाटर एंड फ्लेवर कलर, मतलब हमें उससे पानी और फ्लेवर और कलर्स वगैरह प्राप्त होता है। उसके बाद हमारे आते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, मतलब हमारे आपको दिख रहा हो कंपोनेंट्स हैं, कैटेगरीज है, सोर्सेज हैं कि हमें प्रोटीन किस किस चीज़ से मिलता है। प्रोटीन हमें मिलता है एनिमल और वेजिटेबल्स से, जिससे हम एग, मिल्क, मीट और फिश है, पल्सेस, सोयाबीन, मस्टर्ड, ड्राई फ्रूट, फूड ग्रेन। फिर हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलता है, वो हमें मिलता है राइस, मैजा, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, बनाना, पोटैटो, शुगर, डेट, ग्रेप। उसके बाद जो फैट्स है वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, जैसे घी, बटर, फिश ऑयल, मिल्क, मीट, कोकोनट, मस्टर्ड,